नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं जून 2024 से लेकर के 10 जुलाई 2025 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन सभी को हमने इसमें कवर किया है। तो दूसरा पार्ट, आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी तमिलनाडु के राज्यपाल और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में विवाद हुआ था और उनका कई विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास कई महीनों से लंबित पड़ा हुआ था। उसी के कारण ये अनुच्छेद 163 जो है इम्पॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल को राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है। ठीक है। और अनुच्छेद 200 कहता है कि 200 के प्रावधान के अनुसार यदि विधेयक पुनः पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल द्वारा उस पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक बार राज्यपाल के पास विधेयक आया तो राज्यपाल ने उसको कुछ प्रॉब्लम बता के उसको लौटा दिया, लेकिन जब पुनः विधेयक जो है संशोधित होकर आता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति न देने से मना नहीं कर सकता। तो ये अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल विधेयक पुनः पारित होकर राज्यपाल के पास जब विधेयक आता है तो राज्यपाल द्वारा उस पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 200 भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में भी न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का सहारा लिया तथा राज्यपाल द्वारा जो लंबित विधेयक था उस विधेयकों को न्यायालय ने अपने आदेश के द्वारा स्वयं स्वीकृति प्रदान की। तो यह भी रिसेंट का मामला है। ये इसके जितने भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 142 और इधर था अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 200, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे है अप्रैल 2025 को पीएम मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। कब रहे? अप्रैल 2025 को पीएम मोदी श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति पीएम मोदी को क्या देते हैं? श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसको बोलते हैं श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार। श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति पीएम मोदी को प्रदान करते हैं। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय हैं। कौन सा सम्मान? श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय नेता हैं या पहले भारतीय हैं। ठीक है। अगला है मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। कहाँ की आबादी? मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस को हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। कहाँ पर? मॉरिशस को हिंद महासागर में भारत का द्वार कहा जाता है। मार्च 2025 में पीएम मोदी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार
ऑफ द इंडियन ओशियन। उस सम्मान का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन ओशियन का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय नेता हैं। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय नेता हैं। अगला है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रस्ट TRUST ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई, जिससे रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाया जा सके। भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई, जिससे कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाया जा सके। अगला है कि 28 मार्च 2025 को दोपहर को 12:50 पर म्यांमार के सांगाइन क्षेत्र में, म्यांमार का कौन सा क्षेत्र था? सांगाइन क्षेत्र में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लगभग 3800 लोगों की मौत हो गई। कहाँ पर आया था? म्यांमार के सांगाइन क्षेत्र में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया। अगला है, संयुक्त राज्य महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। वर्ष 2025 को संयुक्त राज्य महासभा ने हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, हिमनद संरक्षण का। अगला है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के तहत न्यूयॉर्क को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब मिला। किसको मिला? न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब मिला, तथा मुंबई को पीछे छोड़ते हुए शंघाई जो है पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बनी। पहले एशियाई अरबपतियों की राजधानी थी मुंबई, अब मुंबई को पीछे छोड़कर शंघाई एशियाई अरबपतियों की राजधानी बन गई है। अगला है, आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था। इसे पृथ्वी के निम्न कक्षा में स्थापित किया गया था। ये क्यों इस बार इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आर्यभट्ट को छोड़े हुए 50 साल पूरे हो गए। कितना वर्ष? 50 साल पूरे हो गए। इसके प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन बिजली आपूर्ति की विफलता के कारण उपग्रह अपेक्षित 6 माह के मिशन काल को पूरा नहीं कर सका। किसलिए? बिजली आपूर्ति की विफलता के कारण। आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए इस बार। अगला है, DRDO तथा भारतीय थल सेना ने सतह से जो हवा पर मार करने वाली मिसाइल है यमआर सैम प्रणाली के 4 संयुक्त सफल अभियानों का संचालन किया। किसने मिलकर किया? DRDO और भारतीय थल सेना ने मिलकर। अगला है कि इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, क्या चीज़ का निर्माण किया? 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया। उन दोनों का नाम क्या है? एक है विक्रम 3201, दूसरा है कल्पना 3201। इन दोनों को विकसित किया। कौन विकसित किया? इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ में स्थित सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला है, वहां से ये दोनों को विकसित किया गया। अगला है, बानू मुश्ताक जो कि कर्नाटक की लेखिका हैं, उनके द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, उस लघु कहानी संग्रह का क्या नाम है? हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। कौन सी कहानी का नाम है? हार्ट लैम्प। किसने लिखा था? बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया था, जो कर्नाटक की लेखिका हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी के तत्वाधान में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव
के निर्माण की मंजूरी मिली। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अमरावती में किया जा रहा है, जो कि 50 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। ये क्वांटम कंप्यूटिंग गांव का निर्माण जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ये कहाँ किया जा रहा है? अमरावती में किया जा रहा है, 50 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। अगला है, इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है। अगला है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमाचल जूलॉजिकल पार्क, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर बनाया गया। कहाँ पर? भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर बनाया गया? पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत हरियाणा रूट पर परिचालित की गई। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत हरियाणा रूट पर परिचालित की गई। यह ट्रेन चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। ये ट्रेन किस फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई थी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में स्थित है, उसी के द्वारा ये ट्रेन निर्मित की गई थी। अगला है, आरबीआई को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ष 2025 की इनोवेटर्स सूची में वैश्विक स्तर पर सबसे नवोन्मेषी बैंक नामित किया गया था। किस वर्ष? 2025 में सबसे नवोन्मेषी बैंक नामित किया गया है। यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय बैंक को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इनमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस तथा विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को अर्थ आवर 2025 22 मार्च को इस बार मनाया गया। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है तथा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये इम्पोर्टेंट भी है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब आगे है प्रमुख सूचकांक है, और उस सूचकांक में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, और तथा भारत की उस सूचकांक में रैंक क्या है, और वो सूचकांक कौन जारी करता है। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम। पहला है मानव विकास सूचकांक 2023। मानव विकास सूचकांक 2023, इसमें शीर्ष देश पर है स्विट्जरलैंड, तथा भारत की रैंक है 193 देशों में भारत की रैंक है 130। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में भारत की रैंक 130 है, और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। और ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 127 देशों में 105वें नंबर पर है भारत। और ये जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड विद वेल्दरगेन हाई लाइफ द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्द हंगर हाई लाइफ द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ठीक है, इसमें भारत का स्थान 105वां है। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में जो शीर्ष स्थान पर है वो है डेनमार्क, और भारत का स्थान है 96 नंबर पर है भारत। 180 देशों में 96 नंबर पर भारत का स्थान है, तथा शीर्ष स्थान पर जो है देश है वो है डेनमार्क। इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें शीर्ष देश पर है फिनलैंड, इसमें शीर्ष देश पर है। भारत का स्थान 151वां है। कितना है? 151वां है। 180 देशों में 151 नंबर पर भारत का स्थान है, और इसको जारी किया जाता है रिपोर्टेज विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वो है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड, और भारत का स्थान है 118। 147 देशों में भारत का स्थान 118 है, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कहाँ से जारी किया जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसको? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। ठीक है, अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, इसमें जो है जो शीर्ष देश हैं भूटान, सिंगापुर आदि बहुत सारे देश हैं इसमें जो शीर्ष देशों की सूची में आते हैं, लेकिन इसमें भारत का स्थान है 14वां। 163 देशों में भारत 14वें नंबर पर है, यानी भारत बहुत ही आतंकवाद के मामले में बहुत ही विपरीत परिस्थिति में है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करने वाला जो संस्थान है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। अगला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें शीर्ष देश पर है वो है डेनमार्क, और 180 देशों की श्रेणी में भारत का स्थान है 176वां। बहुत ही बुरी स्थिति है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 180 देशों की श्रेणी में भारत का स्थान 176वां है, और इसको जारी किया जाता है एल प्लस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। एल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर इस सूचकांक को जारी करती हैं। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें जो शीर्ष देश है
वो है आइसलैंड। आइलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है और 146 देशों की सूची में भारत का स्थान 129वां है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। ठीक है, अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें जो शीर्ष देश है वो स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां है और इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो है इसमें जो शीर्ष देश है वो फिनलैंड है और भारत का स्थान इसमें 71वां है। इसको UN प्लस SDSN तथा बर्ट्समैन स्टिफ्टंग द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा? UN, SDSN तथा बर्ट्समैन स्टिफ्टंग द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसे भारत का स्थान 71वां है तथा शीर्ष देश है फिनलैंड। अगला सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश पर है वो है सिंगापुर। भारत का स्थान 176 देशों में 128 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 128 नंबर पर है 176 देश में। जो शीर्ष देश है वो है सिंगापुर। इसको जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो अमेरिका की संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख अभ्यास या प्रमुख ऑपरेशन जो भी हुए हैं उनसे संबंधित चर्चा है। पहला है डस्ट लीक 2025। ये अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। ये इस बार इसका 6वां संस्करण था जो कि पुणे में आयोजित किया गया। अगला है मेघयान 2025, जो भारतीय नौसेना द्वारा मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी का 3रा संस्करण है। ठीक है, मेघयान 25 भारतीय नौसेना द्वारा मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी का ये 3रा संस्करण है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है कि टाइगर ट्रायम्फ 2025, जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ये इसका 4था संस्करण है तथा ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला है इनियोकास जो है इनियोकास 2025, ये ग्रीस के वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस बार ग्रीस के एंड्राबिडा बेस पर इसको आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना का 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया। ठीक है, इनियोकास 2025 ये जो है ग्रीस में आयोजित किया गया एंड्राबिडा बेस पर और भारतीय वायुसेना का विमान इसमें 30 MKI इसमें भाग लिया। ठीक है, आगे है इंद्र 2025। भारत और रूस के बीच में ये आयोजित किया जाता है। ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये इसका इस बार 14वां संस्करण था जो कि चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला है प्रचंड प्रहार 2025। प्रचंड प्रहार 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला है वरुण 2025। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण 2025 आयोजित किया गया और ये इस बार इसका ये 23वां संस्करण था। ये अरब सागर में आयोजित किया गया। अगला है अभ्यास बोंगो सागर 2025। भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया। इस बार ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। अभ्यास खंजर, अगला है अभ्यास खंजर 2025। इसको भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका ये 12वां संस्करण था और इसको किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। अगला है अभ्यास सी ड्रैगन
अभ्यास सी ड्रैगन 2025 यूएस नेवी द्वारा गुआम तट पर, जो कि यूएसए में है, वहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें जो सम्मिलित देश थे वो क्वाड के सभी देश थे। क्वाड में जैसे यूएसए, उसके बाद है क्वाड में सम्मिलित देश हैं यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया और जापान हो गया। इसमें क्वाड के देश शामिल थे तथा क्वाड के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया को भी इसमें, दक्षिण कोरिया की नौसेना ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है। अगला है डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट 2025 ये अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर में आयोजित किया गया। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल का अभ्यास है। डेजर्ट हंट 2025 एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल का अभ्यास है। इसको भारतीय वायुसेना द्वारा जोधपुर में आयोजित किया गया। अगला है प्रमुख सम्मेलन या समारोह और उसके आयोजक स्थल कहाँ कहाँ पर वो आयोजित किया गया था। पहला है अयोध्या पर्व 2025। अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, इस बार इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। 37वां कथक महोत्सव 2025, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025, इसका आयोजन कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। अगला है सागर माथा संवाद 2025, ये आयोजन काठमांडू, नेपाल में हुआ था। पर्पल फेस्ट 2025, इसका आयोजन अमृत उद्यान, जो कि राष्ट्रपति भवन में है, नई दिल्ली में हुआ था। 7वां आदि रंग महोत्सव 2025, इसका आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। किसका? 7वां आदि रंग महोत्सव 2025 का। अगला है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, चाप चार कूट महोत्सव 2025, इसका आयोजन मिजोरम में किया गया। शौर वेदनम उत्सव 2025, जिसका उद्देश्य था अपनी सेना को जानो, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण, बिहार में किया गया था। अगला है विविधता का अमृत महोत्सव। विविधता का अमृत महोत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आहार 2025, आहार 2025 देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला है। यह भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025, इसका आयोजन बंगलौर में किया गया। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। अगला है कि प्रमुख अवार्ड या प्रमुख सम्मान इस बार के कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहे। पहला है सरस्वती सम्मान 2024, ये किसको दिया गया? प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। किसको दिया गया सरस्वती सम्मान? भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उनको दिया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार, इसका आयोजन हुआ था जयपुर में, ये इसी को आईफा भी बोलते हैं, आईफा अवार्ड। इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। इस बार की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो लापता लेडीज थी, जिसके निर्देशक थी किरण राव, उसकी निर्देशक थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे कार्तिक आर्यन तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी नीतांशी गोयल। ठीक है। अगला है 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025। इसकी जो इस बार पुरस्कार की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी अनोरा फिल्म को इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे एड्रियन बॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी मेडिसन तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे सीन बेकर, इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। अगला है
अगला है कि प्रमुख पुस्तकें कौन, इस बार की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं तथा उसके लेखक अथवा लेखिका कौन है। द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन, पहला है द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। इस पुस्तक के लेखक हैं हेलेन स्केल्स। हेलेन स्केल्स इस पुस्तक के लेखक हैं। दिया सलाई, दिया सलाई पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। मेरे अच्छे दिन, मेरे अच्छे दिन इस पुस्तक के लेखक हैं हरि सिंह राणा। द इंडिया आई सॉ एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक हैं अंबुजम्मल। द इंडिया आई सॉ एन ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक हैं अंबुजम्मल। अगला है खेल परिदृश्य में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस बार बीसीसीआई महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी 2025 में जो विजेता टीम रही वो मुंबई थी और उप विजेता टीम जो रही वो थी मध्य प्रदेश। अगली थी महिला प्रीमियर लीग 2025 यानी WPL। इसमें जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियन थी, उप विजेता टीम थी वो दिल्ली कैपिटल्स थी। और इसमें जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे और जिनको ऑरेंज कप मिला वो थी नताली। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जिसको मिला वो थे अमनजोत, अमनजोत थी। और पर्पल कप जिसको मिला उनका नाम था अमेलिया। पर्पल कप किसको मिला, अमेलिया को मिला। अगला है रणजी ट्रॉफी 2025 में जो विजेता टीम थी वो थी विदर्भ की टीम थी और उप विजेता टीम थी वो केरल की टीम थी। अगला था राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में जो विजेता टीम थी वो थी हरियाणा की और उप विजेता टीम थी वो थी उड़ीसा की। अगला है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला, वो मिला था हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को मिला था। अगला है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार किसको मिला, वो मिला था सविता पुनिया को। अगला है प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल 2025। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल 2025 के जो विजेता रहे वो अरविंद चिदम्बरम रहे जो कि भारत के हैं, अरविंद चिदम्बरम जो कि भारत के हैं। अगला है कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष में जो विजेता टीम थी वो भारत थी और उप विजेता टीम थी वो इंग्लैंड थी। और महिला में जो विजेता टीम थी वो भी भारत थी और उप विजेता टीम थी वो इंग्लैंड थी। तो ये रहा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज। इस करंट अफेयर्स की सीरीज को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।